मेरा पहला सवाल जाता है मनोज यादव जी को। मनोज यादव जी, जब जीत ही रहे हैं तो ईवीएम को क्यों कोस रहे हैं? ये कांग्रेस पार्टी आपके साथ उतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रख पा रही जितना अखिलेश जी को है? अखिलेश जी जो कह रहे हैं एक थी बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का आगे से डेफिनेशन हो जाएगा, तो ये कांग्रेस पार्टी इतनी डरी क्यों हुई है? रोज ईवीएम का एक नया बहाना क्यों खड़ा कर देती है? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो सवाल पूछे थे इलेक्शन कमीशन से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको जवाब दिया है, 3 एनेक्स्चर लगाए, उसमें सारे सवालों के जवाब है। फिर वही सवाल, फिर वही सवाल। हर चुनाव के 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट जाना, भाई ईवीएम हटा दो, 100% वीवीपैट कर दो। 2019 में भी यही माइंड गेम था, अब भी यही माइंड गेम है। ऐसा क्यों है यादव जी? नाविका जी, आपको नमस्कार। आपके पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार। लगभग 2.5 महीने के बाद पूरा ज़मीनी दौरा करने के बाद जहाँ जहाँ भी मौका मिला वहाँ जा काम करके आज मैं आपके सामने रूबरू हूँ, और ये बड़ी हर्ष की बात है और मुझे भी बड़ी खुशी हुई। लेकिन जो जनता में मैं देख के आया हूँ उस पर ये 28,000 वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी हर सीट पे लाखों वोट से हारने जा रही है। अगर बेईमानी भी की होगी, मैं मान लेता हूँ की होगी, तो निश्चित तौर पे वो बेईमानी भी काम नहीं आएगी। क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब हम स्लिप करते हैं तो हमें पकड़ने के लिए कोई एक पेड़ का ठूंठ भी नहीं मिलता जिससे हम अपने आप को रोक सकें। लेकिन नाविका जी, मुझे उस चुनाव आयोग को, जिसको मैं अब तक दिव्यांग कहता था, उसको आज मैं उत्तर प्रदेश की भाषा में एक बड़ा अच्छा शब्द मैंने इजाद किया है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इस देश की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं को लुल्ल बना दिया है, ये नया शब्द है, लुल्ल बना दिया है, कि वो आंकड़े प्रस्तुत करने में 10 दिन लगा रही हैं। तो इसका मतलब या तो कोई ओपीएम जैसा नशा करवाते हैं, या तो उन पे कोई कनपट्टी पे गन रख देते हैं कि जैसा हम कहेंगे वैसा आप करना। तो ये देश में अविश्वसनीयता जो बढ़ रही है, इस पे निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी को, चुनाव आयोग को और जितने भी लोग हैं सबको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन एक बात और भी मैं आपको बता दूं जो आपके दर्शक सुनना चाहते हैं। अगर किसी तरीके की चुनाव आयोग ने हेरा फेरी की या कोई इस तरह का काम किया तो जनता बैठी है क्रांति करने के मूड में। क्योंकि मैं जनता में जो खुशबू सूंघ के आया हूं वो परिवर्तन की है, बदलाव करने की है। और अगर जनता बदलाव करना चाहती है तो कोई इलेक्शन कमीशन, कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, उसकी कोई ताकत नहीं है। चूंकि इस पूरी दुनिया में भारत की ताकत भारत की जनता है। तो इसलिए हम तो एक ही बात कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी, कोई अनावश्यक बात मत करिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपने काम पे वोट मांगिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है नाविका जी, देश के प्रधानमंत्री जिन बहनों को 3 तलाक पे निजात दिलाई थी, उनके भाइयों के अगर कहीं गलती से भी सर्टिफिकेट आरक्षण के बन रहे हैं तो मोदी जी को बड़ा दर्द है। तो क्या नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ बहनों से प्यार है, भाइयों से नहीं प्यार है? खैर, जितना भी इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा और जब जब ईवीएम का जिक्र चलिए, किन भाइयों से प्यार है, किन बहनों से, इस चर्चा पर लौट कर आती हूं। लेकिन मनोज यादव जी, संवैधानिक संस्थाओं के लिए जो आपके शब्द हैं, मुझे लगता है इन शब्दों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और मैं ये भी पूछूंगी, ये वोटर टर्नआउट का ऐप आपके पास है या नहीं? अगर आपके पास ये वोटर टर्नआउट का ऐप है तो इसमें आपको रियल टाइम में सारे अपडेट होने वाली चीजें दिख जाएंगी। लेकिन आपको पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं, नंबर देखने से मतलब है नहीं, आपको सिर्फ लोगों के मन में कहीं ना कहीं डाउट पैदा करना है। और आप कह रहे हैं फिर जब चुनाव हो जाएंगे, अगर हम हारेंगे तो जनता जो है जो करना चाहेगी करेगी, कोई संस्था फिर कोई मायने नहीं रखती। बल्कि मैं तो कहूंगी कि आप ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि देश में अराजकता फैले और आप इसकी तरफ प्रोत्साहन कर रहे हैं, जो बहुत डेंजरस गेम है। लेकिन शहजाद पूनावाला, नाविका जी, मैं एक बात क्लियर कर दूं, सुन लीजिए। आज मैं अपनी बात पूरी कर दूं। ये 2019 के चुनाव मैं आऊंगी मनोज जी, मैं आऊंगी मनोज जी आपके पास। लेकिन शहजाद पूनावाला, 2019 के चुनाव से पहले 4 दिन पहले ईवीएम का, वीवीपैट का रोना था। इस चुनाव में फिर से
तब भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, अब भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। इलेक्टोरल रोल्स की भी चर्चा होती है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस भेज देता है, लेकिन फिर भी ये मुद्दा उठाना है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये आदत हो चुकी है या ये अब हार का डर सता रहा है, इसलिए वापस ईवीएम का बहाना उजागर हो रहा है? देखिए नाविका जी, पहले 2 फेज के बाद ये लोग पस्त हुए, दूसरे 2 फेज के बाद ये लोग ध्वस्त हुए, और अब इनका सूर्यास्त हो चुका है 5वें फेज के बाद। तो जनता ने जिसको लुल बना दिया है 14 में, 17 में, 19 में, 22 में, 23 में, उनका मानसिक संतुलन इस प्रकार से हो जहां पर कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार का कुठाराघात करे, ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर कर रहे हैं, क्योंकि ईवीएम तो बहाना है, अपने परिवार को हार से तो बचाना है ना। नाविका जी, इनसे पूछिए, क्योंकि तो आपने बताया कि वोटर ऐप में तो आता ही है। 2019 में भी 7, 8, 9% का डिफरेंस था, 2014 में भी उस समय पर कंप्लेंट नहीं किया था। आज कंप्लेंट कर रहे जब 2 या 3% का डिफरेंस है। फॉर्म 17C सबके पास होता है, और ये फॉर्म 17C केवल एक सीट का नहीं, ये तो पोलिंग बूथ तक का होता है, जिसका मतलब कि एक एक वोट को गिना जाता है और कैंडिडेट के पास पूरी टैली होती है, और अगर टैली में एक भी गड़बड़ है तो कैंडिडेट इस पे कंप्लेंट डालकर वहां पर ही रोका जा सकता है। परंतु मैं आपको बताता हूं असली मुद्दा क्या है। असली मुद्दा है कि आपको ध्यान डाइवर्ट करना है, और वो किससे? आज पश्चिम बंगाल के हाईकोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। ये संविधान बचाओ का ये नाटक और ढोंग रचते हैं ना, पैरा 332 में लिखा है कि जिस प्रकार से मुस्लिम आधार पर आरक्षण दी गई ममता जी की सरकार के द्वारा, ये पूर्ण तरीके से संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और केवल धर्म को आधार बनाकर ओबीसी कोटे से दिया गया, और आज 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट इस चक्कर में कैंसिल हुए। मेरे ओबीसी भाइयों बहनों का इतना बड़ा नुकसान, मतलब कि वाई का नुकसान एम के चलते हो चुका है, ये एमवाई की पार्टी के बाद। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये बार बार कर्नाटका, आंध्रा, केंद्र में बाकी जगह पर भी मुस्लिमों को आरक्षण देने के चक्कर में संविधान का शरीर नष्ट करना और ओबीसी, एससी, एसटी के कोटे से देने की बात। और आज तो राहुल गांधी का वीडियो सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा जी की सरकार हो, मनमोहन जी की, राजीव जी की सरकार हो, हमने हमेशा ऐसा सिस्टम बनाया जो तथाकथित पिछड़े वर्गों के खिलाफ काम करता था। आज मुझे लगता है कि ओबीसी के ऊपर जो इतना बड़ा फैसला आया है पश्चिम बंगाल की कोर्ट का, उस पर मैं जानना चाहता हूं कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर देना संविधान के खिलाफ है या नहीं है, और इस चक्कर में ओबीसी के अधिकार पर जो आज कुठाराघात हुआ है उस पर जवाब दे। मैं कह सकता हूं आज जो लोग घूम कर आए हैं उनकी जमीन तो बची नहीं, ये प्रोविजनली हार मान चुके हैं। फाइनल हार 4 जून को मानेंगे और 4 फेज में मानेंगे। पहले ओपिनियन पोल मीडिया को गालियां देंगे, फिर उसके बाद वो जनता को गाली देंगे, ईवीएम ईसी को गाली देंगे, और फिर उसके बाद देश को गाली देंगे। मनोज यादव जी, काउंटर। देखिए, अगर नाविका जी कोई ऐप है, कहीं पे आंकड़े हैं और आप चाहती हैं या देश जानना चाहता है और जान सकता है, तो ये चुनाव आयोग को जो मैंने शब्द कहा वो गलत थोड़ी नहीं कहा, बिल्कुल सही मैंने कह दिया। तो उसको 11 दिन क्यों लग रहे हैं भैया? या कोई नशा वशा कर देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में नशे का चलन भी बहुत तगड़ा है, अब तो बोरे में पकड़ी जाने लगी है, वो पता नहीं क्या चिलम उलम टाइप का नशा होता है। तो चुनाव आयोग को कौन सी आपने बूटी सुंघा दी है जो 11 दिन लग जाते हैं? इस पे अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो आप क्यों प्रोटेक्शन के लिए खड़े हो गए? चुनाव आयोग के आपके मामू का है क्या जो आपको दर्द हो रहा है? आप भी चुनाव आयोग से कहो ना कि क्यों 11 दिन लगवा दिए भाई, क्यों लगवा दिए? अपने मामू के प्रोटेक्शन में आप खड़े हो गए, ये बात भी तो जनता जानना चाहती है। हमें आपत्ति है, आपको क्यों नहीं आपत्ति है? क्या कोई खालू वाला भी रिश्ता है क्या? अगर शहजाद पूनावाला जी आप जवाब देने असक्षम है तो मैं क्या कहूँ? मेरे पास समझ नहीं आया। नाविका, मुझे जवाब देने दीजिए। ये किस तरह की भाषा और ये क्या आरोप है? मामू हैं, खालू हैं, मुझे नहीं पता कि इस तरह की भाषा कभी किसी ने इस्तेमाल की हो चुनाव आयोग की तरफ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये कोई भी ऐप नहीं है, ये ऐप एक संवैधानिक संस्था ने लगाई है। आपको मोदी पर विश्वास नहीं है, आपको संस्थाओं पर विश्वास नहीं है,
आपको ईवीएम पर विश्वास नहीं है, आपको तो किसी चीज पर विश्वास नहीं है, तो किसी चीज पर विश्वास नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा कैसे, ये मैं नहीं जानती। लेकिन मैं आ रही हूँ शहजाद जी, बिल्कुल आ रही हूँ आपके पास, लेकिन पहले तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला जी, बस 2 सवाल है मेरे। यदि आप उनको मेरे मामू और खालू पर जाने का अधिकार देती हैं और मेरी बात ओके शहजाद जी, ओके काउंटर, हम क्यों है शो में? नाविका ओके काउंटर, मनोज जी शांत। नाविका, उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी आप स्वीकारती नहीं है तो मुझे बोलने का मौका देंगी। धन्यवाद आपका। नाविका, बिल्कुल शहजाद जी जवाब दीजिए। नाविका, अब मैं आपसे चाहूंगा कि मेरी बात को आने दिया जाए, ना कि बीच में हस्तक्षेप हो। नाविका, जिन लोगों ने देश को, मुख्यमंत्री पद को और पार्टी के अध्यक्षता के पद को अपने बाप की जागीर समझ के रखा हो, उनको लगता है संवैधानिक संस्था जो देश की संस्था है उसके बचाव में बोलना मतलब अपने मामू और खालू के लिए बोलना, क्योंकि आप लोग अपने चाचा और भतीजे के आगे देख नहीं पाते, इसलिए देश की संस्था, देश की सेना, देश के राम मंदिर पर आप लोग कुठाराघात करते हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी बाप की और तुम्हारी मां की और तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे भतीजे के अलावा तुम्हारी आंखों में मोतिया मिल रहा परिवारवाद का। इसीलिए अपनी हैसियत में रहो और मनोज यादव ये बताओ कि मुसलमानों को छीन कर जो दिया है यादव समाज का, उस पर बोलने की तुम्हारी हैसियत है? तुम्हारे मामू का दिया है क्या मुसलमानों को? तुम्हारी खालू का दिया है क्या मुसलमानों को? अरे बताओ मनोज यादव, तुम्हारी औकात हो तो मामू और खालू का छीन कर मुसलमानों को दिया है। और नाविका, इस प्रकार की व्यक्तिगत टिप्पणी यदि नवभारत के पंच पर अगर ये व्यक्ति हर प्रवक्ता के लिए और हर पार्टी के लिए करेगा तो आइंदा से आप इनसे डिबेट कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी को मत बुलाइए। आप क्यों इस प्रकार की टिप्पणी स्वीकार्य है क्या? क्या इसके बाप का आरक्षण छीन के दिया था क्या मुसलमानों को? मनोज यादव के बाप का आरक्षण दिया गया? माफ कीजिएगा, मैं अब इस डिबेट में आ रही हूँ। मनोज यादव जी और शहजाद पूनावाला जी, भाषा पर नियंत्रण करने के लिए आज चुनाव आयोग ने दोनों पक्षों को कहा है, दोनों पक्षों को कहा है कि नहीं, मनोज यादव के बाप का आरक्षण है क्या? क्योंकि देश का फैब्रिक, आप सोशल फैब्रिक खराब नहीं करें। ये हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मैं सिर्फ इतना कहूंगी, एक गलती करे तो दूसरे को भी गलती करना नहीं चाहिए। मैं शहजाद जी आप बैठिए ना, आप तो बात कह चुके, आपकी पूरी बात मैंने सुनी है। शहजाद जी, नाविका जी हम डिबेट आपने करने पूरी बात सही है, जनता ने आपकी पूरी बात सुनी है। नाविका जी, एक सेकंड, मैं मेरी पार्टी का अधिकृत नुमाइंदा होने के नाते एक संस्कृत एक अच्छी डिबेट करने आता हूं। मैं किसी से व्यक्तिगत नहीं होता हूं, पर आज जिस प्रकार से इसने मेरे परिवार पे हमला किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनके साथ डिबेट में नहीं बैठूंगा। आप डिबेट चलाइए और इनसे पूछिए इनके बाप का दिया था क्या आरक्षण कि मुसलमानों को थमा दिया। आप करिए, मैं इस प्रकार के भद्दे और अशालीन व्यक्ति से डिबेट नहीं करूंगा। शहजाद जी, मैं आपसे खाली इतनी विनती करूंगी कि आप एक बहुत बड़े दल के बहुत बड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप सबका दिल जीतने के लिए और आप सक्षम भी हैं और आप काबिल भी हैं इसके लिए। ये मामू खालू को लाने की आवश्यकता क्या है? मैं तो कह रही हूँ कि ये बिल्कुल सही नहीं है। माफी मंगवाइए। मैं बिल्कुल कह रही हूँ ये सही नहीं है। मैं बिल्कुल आपत्ति जता चुकी हूँ इस पर और इसीलिए मैंने आपको बोलने का मौका भी दिया। मनोज यादव जी, आप इतने दिनों के बाद लौट कर आए हैं। ये कौन है? नहीं, मनोज यादव जी, मुझे लगता है हमें एक सीमा में रहना चाहिए, हमें एक सीमा में रहना चाहिए और ये सीमा हम सबके लिए सही है, हम सबके लिए सही है। नाविका, मैं इनसे पूछूं कि तेरे बाप ने बिल्कुल मैं इस डिबेट में कभी भी नहीं चाहूंगी मेरे किसी भी आदरणीय पैनलिस्ट के साथ इस तरह से हो और मैं समझती हूं और मैंने पहले ही अपनी आपत्ति जताई थी, लेकिन मेरे साथ यहाँ तहसीन जी भी बैठे हैं और मैं माफी मांगती हूं। शहजाद जी, आप बैठे तो सही, उत्तेजित मत हो। 5 फेज हो चुके हैं, 6ठा होने वाला है और हम सब मिलकर इस देश को आगे लेकर जाएंगे। कोई अलग अलग थोड़ी है। तो हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, मन भेद मत करिए और मैं इतना ही